नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भूगोल की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास मैंने शुरू की थी एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए, उसका जो सेट नंबर 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर किया था तथा पार्ट 2 में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं भारत के भूगोल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एरिया के मामले में सबसे बड़ा राज्य भारत का हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है एरिया के मामले में प्रथम स्थान पे आता है भारत में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद ईएमपी आता है, मध्य प्रदेश आता है एरिया के मामले में। इसके बाद तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है एरिया के मामले में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। शुरू के कम से कम तो 3 राज्य आपको याद ही रखने हैं एरिया के मामले में। तो सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा एरिया के मामले में राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा और उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं, तो आप याद रखिएगा वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हो जाएंगे और 8 जो है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में आपको पता होगा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया था, जिस कारण से जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उनकी संख्या घटकर 8 हो गई। तो एकदम लेटेस्ट में जो परिवर्तन किया गया वो किया गया है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में 8 यूटी हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हमारे राज्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चांदीपुर समुद्र तट जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर समुद्र तट जो है किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होने वाला है ओडिशा में। ओडिशा में जो है आपको मिलेगा चांदीपुर समुद्र तट। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत का सबसे लंबा सी बीच यानी कि समुद्र तट कहाँ पर है, इसमें से आपको पहचानना है कि सबसे लंबा समुद्र तट इसमें से कौन सा है। तो आप याद रखिएगा मरीना बीच। जो मरीना बीच है यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी चेन्नई में। कहाँ पर? तो चेन्नई में इसकी लोकेशन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देश से लगती है, यानी कि किस देश के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा नहीं करता है, आपको उस देश की पहचान करनी है। तो आप याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, भूटान के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है पश्चिम बंगाल सीमा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ जो है मतलब पाकिस्तान के साथ पश्चिम बंगाल जो है सीमा साझा नहीं करता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख हमारा है इसके साथ कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा दो के साथ जो है सीमा साझा करता है आपका लद्दाख, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर आपका यूटी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर आपका यूटी हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा यानी कि स्टेट हो जाएगा। तो इन दो के साथ जो है सीमा साझा करता है लद्दाख, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है लद्दाख, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो इसके पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उपराज्यपाल थे, वे बनाए गए थे राधा कृष्ण माथुर, तो इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? कौन सा शहर जो है पिछोला झील के तट पर स्थित है, आपको उस शहर की पहचान करनी है। फटाक से इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए।
पिछोला झील के तट पर कौन सा शहर स्थित है? राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उदयपुर। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उदयपुर सिटी है, जो उदयपुर शहर है, यह पिछोला झील के तट पर स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर सिटी आपको मिलेगा, राजस्थान की यह इंपॉर्टेंट सिटी है उदयपुर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? इसमें से कौन सा राज्य है जिसके साथ जो दिल्ली है अपनी सीमा साझा करती है? आपको उसकी पहचान करनी है। राइट आंसर आपको बताना है। तो दिल्ली जो है इसमें से किसके साथ सीमा साझा करती है? तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया। हरियाणा दिए गए ऑप्शन में से हरियाणा के साथ जो है दिल्ली अपनी सीमा साझा करती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ जो है दिल्ली सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इसमें से जो है सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे आपका बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ईस्टर्न, सबसे पूर्वी राज्य भारत का है अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पे जो है सूर्योदय सबसे पहले देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो सूर्योदय है लगभग 4 बजे हो जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात में। गुजरात में जो है आपको मिलेगा काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया डी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। गुजरात आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सालसेट द्वीप जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा सालसेट द्वीप। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसी सालसेट द्वीप पर ही जो है मुंबई शहर बसा हुआ है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो मुंबई सिटी है, जो मुंबई शहर है, यह सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। दूध सागर झरना के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। दूध सागर झरना, तो दूध सागर झरना जो है आपको मिलेगा कहाँ पर? गोवा में। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है डी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। गोवा में आपको मिलेगा दूध सागर झरना। तथा यह किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर। मांडवी नदी पर आपको मिलेगा यह झरना। काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छा झरना यह है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? चंबल नदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? तो आप याद रखिएगा कोटा। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोटा शहर है यह चंबल नदी के तट पर स्थित है। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा शहर कहाँ पर आपको मिलेगा? राजस्थान का काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सिटी है कोटा। तथा कोटा जो है आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अहमदाबाद, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती आपका हो जाएगा। अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के तट पर स्थित है। वहीं अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर है। बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। वहीं आपका कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित इंपॉर्टेंट शहर है। मूला मूथा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जो मूला मूथा नदियां हैं इनके तट पर कौन सा सिटी, कौन सा शहर स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इन दो नदियों के तट पर आपको मिलेगा पुणे शहर, जो है आपका महाराष्ट्र का पुणे शहर, यह मूला मूठा नदियों के तट पर स्थित। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है,
महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे। महानदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? तो आप याद रखिएगा कटक। उड़ीसा का जो कटक शहर है, उड़ीसा का जो कटक है यह महानदी के तट पर स्थित है। यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कटक। इसके बारे में आप याद रखिएगा। कटक में किसका जन्म हुआ था? तो कटक में जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है यह कटक में ही हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे महानदी की है, तो महानदी पर कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं भी बनाई गई हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो महानदी पर एक फेमस परियोजना बनाई गई उड़ीसा में जिसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड जो परियोजना है यह महानदी पर बनाई गई है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। महानदी पर उड़ीसा में जो इम्पोर्टेंट परियोजना है वो कौन सी बनाई गई है? हीराकुंड बांध परियोजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो राइट आंसर अब क्या हो जाएगा आपका? अलकनंदा नदी के तट पर आपको मिलेगा बद्रीनाथ, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्रीनाथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर कौन सा स्थान स्थित नहीं है, इसमें से आपको पहचानना है। तो वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर है, कानपुर गंगा नदी के तट पर है, आपका फाफा मऊ जो है गंगा नदी के तट पर है। लेकिन आपका जो यहाँ पे दिया गया है इसमें से कौन सा दिया गया है? तो इसमें से जो आपका दिया गया है हजारीबाग, हजारीबाग जो है यह गंगा नदी के तट पर नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका टी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो शहर हैं आपके कानपुर, वाराणसी और फाफा मऊ ये आपके गंगा नदी के तट पर हैं, लेकिन इसमें से हजारीबाग जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है? जो फेमस शहर उज्जैन है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे क्षिप्रा नदी होगा आपका। क्या हो जाएगा? क्षिप्रा। तो क्षिप्रा नदी के तट पर आपको मिलेगा उज्जैन सिटी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह उज्जैन आपका एमपी का एक इम्पॉर्टेंट शहर है, भगवान शिवलिंग के ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो क्षिप्रा नदी के तट पर यह उज्जैन स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है वह उज्जैन में ही स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा नागपुर को। जो नागपुर सिटी है ना इसको जो है 0 माइल सेंटर यानी कि शून्य मील केंद्र के नाम से हम जानते हैं। तो नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। महाराष्ट्र में यह नागपुर सिटी आपको मिलेगा। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। फ्लोटिंग फोमडीज यह एक प्रकार की विशेष प्रकार की घास होती है। तो भारत के किस राज्य में यह पाए जाते हैं फ्लोटिंग फोमडीज? तो आप याद रखिएगा फ्लोटिंग फोमडीज यह मुख्यतः जो है मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यतः मणिपुर में कहाँ? तो जो लोकटक झील है, मुख्यतः ये आपको लोकटक झील में देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? यानी कि भारत के किस सिटी को, किस शहर को पूर्व का एथेंस हम कहते हैं? तो पूर्व का एथेंस हम कहते हैं मदुरै को। किसको? तो मदुरै शहर को जो है पूर्व का एथेंस कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, मदुरै शहर को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह जो मदुरै शहर आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किसे हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं? आपको पहचानना है। गोल्डन सिटी इसमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से गोल्डन सिटी हम किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का यह शहर आपको मिलेगा और राजस्थान में यह शहर मिलेगा आपको जैसलमेर, और जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
आपको बताना है कि एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आप याद देखिएगा लक्षद्वीप। आप याद देखिएगा लक्षद्वीप जो है एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32 वर्ग किलोमीटर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है, तो कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपको मिलेगी कवारत्ती। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड, यह कहाँ पर स्थित है। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी जिसको हम बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं, यह कहाँ पर स्थित है। तो आप याद देखिएगा अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड, यह आपको अंडमान द्वीप समूह में मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिसका नाम हैवलॉक द्वीप है, यह कहाँ पर स्थित है। हैवलॉक द्वीप की लोकेशन आपको बतानी है कहाँ पर है। हैवलॉक द्वीप, फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो यह द्वीप भी आपको मिलेगा कहाँ पर, तो यह द्वीप भी आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा हाल ही में इसका नाम बदल के कर दिया गया था स्वराज द्वीप। तो इसका नाम जो है हाल ही में बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में आपको मिलेगा पंबन द्वीप, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पंबन द्वीप है यह आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो द्वीप है भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। तो इसके बारे में आप याद देखिए, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है यह पंबन द्वीप। तथा यह एक फेमस पर्यटन स्थल भी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी, तो आप याद देखिएगा उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदा देवी जो पीक है, नंदा देवी जो चोटी है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, पृथक करती है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विंध्य। क्या, तो विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपको उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक करते हुए दिख जाएगी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को आपको पहचानना है कि इसमें से सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है। काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जीडी की परीक्षा में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है यह सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है इंडिया की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला भारत की है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। यह जो पर्वत श्रृंखला है गुजरात से स्टार्ट होकर खत्म होती है जाकर दिल्ली में एकदम नगण्य रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप याद रखिए, यानी कि गुजरात से दिल्ली तक इसकी लोकेशन है अरावली पर्वत श्रृंखला की। तथा अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। माउंट आबू जो एक फेमस, एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। माउंट आबू आपको अरावली पर्वत श्रृंखला पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य रूप से यह माउंट आबू आपको राजस्थान में मिलेगा। कहाँ पर, तो राजस्थान में आपको यह माउंट आबू मिलेगा जो कि अरावली पर्वत पर ही स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट जो इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न बन सकते थे उनको यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आपके लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, एकदम सिंगल
अकेला पढ़ाने वाला मैं व्यक्ति हूँ जो आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। 3 वीडियो मैं डेली आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अन्य काम मुझे भी खुद पढ़ना होता है। तो मेरी कोशिश को आप थोड़ा सा सराहिएगा। अगर कोशिश हो सके तो अपने दोस्तों के बीच मेरे सारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो आपको वीडियो पसंद आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।